हेलो दोस्तों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से सवाल आते ही हैं, कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर का बेसिक है, अभी चल रहा है। पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ इस पर, और आज मैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में समझते हैं कि सिस्टम क्या है। तो पहले मैं सिस्टम के बारे में आपको बताता हूँ। एक या एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को सिस्टम कहते हैं। तो आपने समझा कि किसी को भी हम सिस्टम कह सकते हैं जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत सी इकाइयाँ होती है उसके अंदर, और उसके समूह को, उन इकाइयों के समूह को ही सिस्टम कहते हैं। सिस्टम में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? एक से अधिक इकाइयाँ होती हैं सिस्टम के अंदर, और उन इकाइयों में आपस में समन्वय होता है। जितनी भी इकाइयाँ होती हैं सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की, मान लो किसी भी सिस्टम की जो इकाइयाँ होती हैं, उन इकाइयों में आपस में समन्वय होता है, यानी वे एक दूसरे का सहयोग देकर परस्पर मिलजुल कर और कार्य करती है। और एक और जो अगली इसकी बात है वो है पूर्व निर्धारित लक्ष्य। हर सिस्टम का पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है, यानी पहले से ही निर्धारित एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य होता है। सिस्टम का उद्देश्य उस पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सिस्टम क्या है? एक या एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को ही हम सिस्टम, तंत्र या प्रणाली कहते हैं। अब सिस्टम हम सुनते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम है, विद्यालय सिस्टम है। ये सब सिस्टम कह सकते हैं हम इनको। क्यों? क्योंकि जैसे हम विद्यालय सिस्टम की बात करते हैं, विद्यालय तंत्र की बात करते हैं, तो विद्यालय एक सिस्टम की भांति कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक से अधिक इकाइयाँ होती है, जैसे अध्यापक है, प्रधानाचार्य है, विद्यार्थी है, अन्य सहायक कर्मचारी है। तो इस प्रकार से एक से अधिक इकाइयाँ कार्य करती है उस सिस्टम में। फिर सिस्टम का पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है। तो प्रत्येक सिस्टम का एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है। तो जैसे हम विद्यालय तंत्र की बात करते हैं, तो विद्यालय का भी एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, उन्हें अधिक अंक दिलाने के लिए तैयारी करवाना। तो सिस्टम का एक उद्देश्य है, तो वो भी एक उद्देश्य लेके चलते हैं, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो इकाइयाँ हैं वो परस्पर मिलजुल कर कार्य करती है। जैसे अध्यापक है, विद्यार्थी है, अन्य कर्मचारी है, वो सभी मिलजुल कर ही आपस में समन्वय करते हुए ही और इस कार्य को संपादित करते हैं। यदि एक भी इकाई खराब हो जाए, यदि सिस्टम की एक भी इकाई खराब हो जाए ना, ठीक प्रकार से कार्य नहीं करे, तो सिस्टम है वो अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। सिस्टम का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब मैं बात करता हूँ कंप्यूटर सिस्टम की। तो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर भी एक तंत्र की भांति कार्य करता है, सिस्टम की भांति कार्य करता है। लेकिन कंप्यूटर तंत्र से तात्पर्य उसके भौतिक भागों से है। कंप्यूटर के जो भौतिक भाग है वही कंप्यूटर सिस्टम है। कि कंप्यूटर मुख्य रूप से आप सभी जानते हो कि 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। यानी कंप्यूटर जो सिस्टम है, अपन सिस्टम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 3 प्रकार की इकाइयों से मिलकर बना होता है। और वो इकाई कौन कौन सी है? पहली तो होती है इनपुट इकाई, यानी इनपुट यूनिट, दूसरी सिस्टम यूनिट, और तीसरी आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो हम अब कंप्यूटर की इन तीनों इकाइयों के बारे में, तीनों यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहली इकाई है, इनपुट इकाई है, यह इकाई कंप्यूटर में डाटा और निर्देश स्वीकार करके उन्हें कंप्यूटर के समझने योग्य कोड में बदलकर सीपीयू में भेज देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनपुट इकाई है वो क्या करती है? कंप्यूटर में डाटा और निर्देशों को स्वीकार करती है। भाई कंप्यूटर में यानी ऐसी इकाई जो कंप्यूटर में डाटा और निर्देशों को स्वीकार करती है वो इनपुट इकाई कहलाती है। इसके साथ इसका दूसरा कार्य क्या है कि हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, निर्देश देते हैं, हम अपनी मानवीय भाषा में देते हैं। तो इनपुट इकाई क्या करती है? उन मानवीय भाषा के जो समझने की जो मानवीय भाषा है में दिए गए जो डाटा है उनको कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य भाषा में या कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य कोड में बदलकर और सीपीयू को भेज देती है। तो ये कार्य भी इनपुट इकाई ही
करती है। यानी इनपुट इकाई है वो डाटा और निर्देशों को स्वीकार करती है और मानवीय भाषा में दिए गए उन डाटा निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य भाषा में बदलकर और सीपीयू में भेजती है। अगली यूनिट है सिस्टम यूनिट यानी सिस्टम इकाई। कंप्यूटर सिस्टम की जो दूसरी इकाई है ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। सिस्टम इकाई मुख्य भाग यानी कंप्यूटर का सारा कार्य है ना वो यही किया जाता है सीपीयू के द्वारा। तो जो सीपीयू है वो उसकी सिस्टम इकाई है। सीपीयू और जो अन्य डिवाइस है उनका परिपथ होता है सिस्टम इकाई जिसको हम बोलते हैं। यह कंप्यूटर की समस्त प्रकार की आंतरिक क्रियाओं और हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। यानी जितनी प्रकार की गणना होती है, जो भी डाटा निर्देशों पर कैलकुलेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो सभी सिस्टम इकाई ही करती है। और सिस्टम इकाई में कौन सी डिवाइस है वो सीपीयू। यानी सारा कार्य सीपीयू के द्वारा ही संपादित होता है। यानी सारा जो भी डाटा पे प्रोसेसिंग करनी है, डाटा प्रोसेसिंग, वो डाटा प्रोसेसिंग का कार्य है वो सिस्टम इकाई ही करती है। और कंप्यूटर की तीसरी जो इकाई है सिस्टम की वो है आउटपुट इकाई। आउटपुट इकाई क्या करती है, जो भी डाटा निर्देश दिए गए हैं उनको सीपीयू द्वारा जो भी डाटा निर्देश प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्रदान किए गए हैं, जो परिणाम आया है, वो आउटपुट इकाई प्रदान करती है। यानी आउटपुट यूनिट सीपीयू से परिणाम को प्राप्त करके और हमें प्रदान करती है। तो प्रोसेस्ड डाटा है, जो प्रोसेस डाटा को मानव द्वारा समझने योग्य भाषा में बदल कर देता है। सीपीयू से विद्युत सिग्नल में मतलब मानवीय कंप्यूटर की जो भाषा है उसमें प्राप्त डाटा को और मानव द्वारा समझने योग्य भाषा में बदलकर हमें प्रदान करती है। ऐसी इकाई क्या कहलाती है, आउटपुट इकाई कहलाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इकाई हमें परिणाम प्रदान करती है वो आउटपुट इकाई कहलाती है। अब आप ये जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया कंप्यूटर का, इससे आप ये कंप्यूटर की तीनों इकाइयों को अच्छे प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया सबसे पहले इनपुट यूनिट है। कंप्यूटर में डाटा और निर्देशों को ये इनपुट इकाई ही स्वीकार करती है। इनके बारे में आपको बताऊंगा कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है। जैसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड की आवश्यकता होती है इनपुट के लिए, तो इनके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो इनपुट यूनिट है वो डाटा निर्देशों को स्वीकार करती है। डाटा सीपीयू में जाते हैं। दूसरी यूनिट है ये सिस्टम यूनिट। ये जो आप देख रहे हो ये सिस्टम यूनिट है। इसमें सीपीयू होता है मुख्य रूप से, अन्य डिवाइस का परिपथ होता है, जैसे मेमोरी होती है। ये होती है सिस्टम यूनिट। सीपीयू के भी तीन भाग होते हैं, आप देख सकते हो। ये कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी, ये तीन भाग सीपीयू के होते हैं। इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो गणना करने के बाद जो परिणाम आता है वो आउटपुट यूनिट को प्रदान करता है सीपीयू। आउटपुट क्या करती है, सीपीयू से डाटा को लेके और हमें यूजर को प्रदान करती हैं। तो ये आउटपुट इकाई है जो हमें परिणाम प्रदान करती है। ये ऑक्सिलरी स्टोरेज है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज, जहां डाटा स्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। मेमोरी में तो डाटा अस्थायी रूप से रहता है, मेन मेमोरी में तो, जैसे रैम में, तो रैम में डाटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, लेकिन उसको भविष्य में संधारित करने के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए हम सहायक मेमोरी का प्रयोग करते हैं, यानी सेकेंडरी स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको सीपीयू का जो वर्गीकरण है वो बता देता हूँ कि जो सीपीयू है, सीपीयू को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि सीपीयू के तीन भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी। ये तीनों भाग सीपीयू के होते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं को आदान प्रदान करती है, समस्त उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखती है। यानी सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है, नाम के अनुसार जैसा उसका नाम है कंट्रोल यूनिट, तो कंप्यूटर के समस्त उपकरणों पर पूरा कंट्रोल करती है। डाटा का जो आदान प्रदान है वो इसी के नियंत्रण में होता है। इसके अलावा यह कंप्यूटर की समस्त प्रकार की आंतरिक क्रियाओं का, इंटरनल जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उन समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। तो समस्त प्रकार के डाटा का जो नियंत्रण है, फ्लो का जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल यूनिट ही करती है। तो ये पहले भाग के बारे में समझ गए होंगे, सीपीयू का जो पहला भाग है कंट्रोल यूनिट। दूसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है सीपीयू की, क्योंकि यह प्रोसेसिंग का कार्य करती है, डाटा पर गणना कार्य करती है। यह यूनिट समस्त अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाओं को संपन्न करती है। इसमें आप देख सकते हो एक तो अर्थमेटिक यूनिट है और एक लॉजिक यूनिट है। तो अर्थमेटिक यूनिट है वो क्या करती है, अंगणितीय कार्य करती है। जैसे अंगणितीय ऑपरेशन आप सभी जानते हो, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है,
मोड है जिसको हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। तो इस प्रकार से समस्त प्रकार की जो अंकगणितीय क्रिया हैं उसको अर्थमेटिक यूनिट करती है, और जो भी दो संख्याओं या डाटा की तुलना करना है, तुलना करने का जो काम है वो लॉजिक यूनिट करती है। यानी लॉजिकल जो यूनिट है वो दो संख्याओं या दो डाटा की तुलना करती है, और जो परिणाम है वो सत्य या असत्य यानी ट्रू फॉल्स में प्रदान करती है। यानी जो अर्थमेटिक यूनिट है वो जोड़, बाकी, गुणा, भाग इस प्रकार की अंगणितीय क्रिया करती हैं, और परिणाम भी अंकों में प्रदान करती है, सभी जानते हो आप। लेकिन जो तार्किक क्रिया, तार्किक जो ऑपरेशंस होते हैं यानी लॉजिक यूनिट क्या करती है, वो तार्किक क्रिया संपन्न करती है, और तार्किक जो क्रिया ऑपरेशंस होते हैं उनका परिणाम है, जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो ट्रू या फॉल्स में आता है, यानी 0 और 1 में आता है। ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0। इस प्रकार से दो डाटा की या संख्याओं की तुलना करके परिणाम प्रदान करती है। आप ये इस उदाहरण से समझ सकते हो कि मैंने लिखा 2 + 3, ये अंगणितीय कार्य है। जो ये कार्य कौन करेगा, 2 + 3 का कार्य अर्थमेटिक यूनिट जो है, अर्थमेटिक यूनिट ये करेगी अंगणितीय कार्य 2 + 3, और आउटपुट हमें 5 प्रदान करेगी। लेकिन ये देखो आप, 5 छोटा है 3 से, यानी 5 इज लेस देन 3, 5 छोटा है 3 से। ये कार्य कौन करेगा, ये कंप्यूटर CPU के अंदर जो लॉजिकल यूनिट होती है, लॉजिक यूनिट है, तार्किक जो इकाई है, वो ये कार्य संपन्न करेगी। तो 5 छोटा है 3 से, ये बात तो सही नहीं है, 5 छोटा नहीं होता 3 से, तो आउटपुट 0 आएगा, मतलब फॉल्स। तो ये जो कार्य है ये लॉजिक यूनिट करती है, और ये कार्य है ये अर्थमेटिक यूनिट करती है। अब अगली CPU की जो अगली इकाई है वो मेमोरी है, CPU का अगला भाग है। कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा मेमोरी। मेमोरी आप जानते हो प्राथमिक संग्रह उपकरण है, लेकिन कंप्यूटर में के कार्य के दौरान जो डाटा है वो मेन मेमोरी में ही रहता है, सारा डाटा है वो मेन मेमोरी में रहता है। लेकिन CPU के पास भी अपनी स्वयं की मेमोरी होती है, रैम के अलावा, जो रैम मेमोरी होती है उसके अलावा CPU के पास खुद की भी मेमोरी होती है, जिसमें डाटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है। यानी अस्थायी डाटा प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी रूप से डाटा को सुरक्षित रखने के लिए CPU के पास जो मेमोरी होती है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर नाम से एक मेमोरी उपलब्ध होती है। जब डाटा को ना मेमोरी में बार बार प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, बार बार बुलाने की आवश्यकता होती है डाटा को मेमोरी में, तो CPU क्या करता है, रजिस्टर का उपयोग करता है। यानी वो डाटा मेमोरी से ना लेकर रजिस्टर से ही ले लेता है, ताकि प्रोसेसिंग की क्रिया वो बहुत ही तीव्र गति से संपादित हो सके। तो हमने कंप्यूटर सिस्टम की तीन इकाइयों के बारे में, इनपुट, सिस्टम और आउटपुट, ये 3 इकाई हमने पढ़ी। इसके अलावा CPU के जो 3 भाग है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करती है। ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंप्यूटर की समस्त अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाओं को संपन्न करती है। और तीसरा है CPU का भाग मेमोरी, यानी कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी होती है जो रजिस्टर के रूप में उपलब्ध होती है, और जब भी डाटा पढ़ना होता है बहुत ही तीव्र गति से तो डाटा रजिस्टर में कॉपी कर दिया जाता है। उसके बाद जो CPU है वो डाटा को मेन मेमोरी से ना पढ़कर रजिस्टर से ही पढ़ लेता है, ताकि समय की बचत होती है। अब मैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, जैसे मैंने अभी बताया इनपुट इकाई है जो डाटा और निर्देशों को स्वीकार करती है। ऐसी इकाई जो कंप्यूटर में डाटा निर्देश स्वीकार करती है वो इनपुट इकाई होती है। तो इनपुट स्वीकार करने के लिए जो डिवाइस है, उपकरण है, वो कौन कौन से हैं उपकरण। तो उपकरणों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है कीबोर्ड। स्टैंडर्ड जो इनपुट डिवाइस है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को कहा जाता है। एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। इसके अलावा माउस, फिर स्कैनर, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, सभी जानते हो आप। स्कैन करने का काम आता है स्कैनर। जो भी फोटो है, कागज़ है, उसको हम स्कैन करके, यानी उसकी एक फोटो के रूप में स्कैन करके या PDF के रूप में हम स्कैन करके और कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं स्कैनर के द्वारा। जॉयस्टिक भी आप जानते होंगे, ये खेलने की होती है, गेम खेलने के लिए। कंप्यूटर पे गेम खेलने की एक डिवाइस है जॉयस्टिक। इसमें एक हैंडल होता है, तो उससे हम गेम खेल सकते हैं जॉयस्टिक। OCR भी इनपुट डिवाइस है, इनपुट का एग्जाम्पल है। इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह भी विशेष प्रकार के कैरेक्टर को पढ़ने के काम आता है। इसी प्रकार से OBR, ये सब इसके अंदर के रूप है अलग अलग। OBR ऑप्टिकल बार रिकॉग्निशन, जैसे
बार कोड होते हैं ना, बार कोड, ये बार कोड को पढ़ने काम आते हैं। हम सुपर मार्केट में जाते हैं या आजकल जो भी सामान लाते हैं, आपने देखा होगा कि उनके ऊपर ना बारीक बारीक, बहुत ही बारीक बारीक लाइंस होती हैं और उनके नीचे नंबर्स लिखे होते हैं कुछ। उन नंबर्स को हम यूपीसी कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं उनको। उन लाइंस को पढ़ने के लिए, उन लाइंस में क्या होता है, उस सामग्री की, जो हम वस्तु लाए हैं उस वस्तु की कीमत होती है उसके अंदर, और ओबीआर के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम बहुत ही स्कैन करके करते हैं, तो उस कंप्यूटर में सीधे ही उसकी प्राइस शामिल हो जाती है। अगला ओएमआर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर शीट को पढ़ने का काम आता है। आपने देखा होगा प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ओएमआर शीट होती है, उसमें कागज पर पेन या पेंसिल की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जांच करता है, उसका पता लगा सकता है, ये है ओएमआर। तो ओएमआर शीट को पढ़ने का काम आता है। नाम से मार्क रीडर, मार्क जो भी निशान होते हैं कागज पर उसको पढ़ सकता है ये, तो ओएमआर। ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन विशेष प्रकार का पेन है जो स्क्रीन पर लिखा जा सकता है, इसके द्वारा सीधे ही स्क्रीन पर लिख सकते हैं हम कोई भी ड्राइंग वगैरह, इस प्रकार से लाइट पेन का प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम अपनी आवाज़ कंप्यूटर में भेज सकते हैं, ये माइक्रोफोन है। टच स्क्रीन आप जानते हो, स्क्रीन को टच करते हैं यानी निर्देश देते हैं, वो भी टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। स्क्रीन को हम टच कर रहे हैं, टच करके उसको इनपुट दे रहे हैं ना, निर्देश दे रहे हैं, तो टच स्क्रीन भी इनपुट ही डिवाइस का एग्जाम्पल है। अब हम आउटपुट उपकरणों की बात करते हैं कि आउटपुट जो है, रिजल्ट हम कहाँ कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है मॉनिटर, और मॉनिटर में आपको बता देता हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। जैसे मैंने बताया था स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, उसी प्रकार से स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो है वो होता है मॉनिटर। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, इसको वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। तो मॉनिटर पर हम देख सकते हैं, तो ये आउटपुट का एग्जाम्पल है। प्रिंटर जो भी स्क्रीन पर है उसका हम कागज पर प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर की सहायता से। स्पीकर भी आउटपुट का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो आउटपुट के रूप में जो आवाज़ होती है ऑडियो, उसको हम सुन सकते हैं, तो स्पीकर भी हमें आउटपुट प्रदान करता है। प्लॉटर भी एक विशेष प्रकार का प्रिंटर, बड़ा प्रिंटर होता है एक विशेष प्रकार का, जिसको हम प्लॉटर कहते हैं। इसके द्वारा ना बड़े बड़े ग्राफ, नक्शे प्रिंट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में इस प्रकार से इंजीनियर होते हैं बड़े बड़े ना, बड़े बड़े साइज के जो नक्शा या नवीस जिसको हम बोलते हैं, वो प्रिंट निकालने के लिए प्लॉटर का ही प्रयोग करते हैं। तो प्लॉटर भी है आउटपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। तो आज अब हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा मैं इन टॉपिक्स पर, जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, इनके ऊपर अलग से एक प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज बना के लाऊंगा, और आप इनको पहले पढ़ें, मेरे वीडियो को देखें, और उसके बाद उस क्विज का हम करेंगे, उस क्विज को तो हम आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे, और हमारी तैयारी है वो भी हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है।